हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कंप्लीट किया, उसका एक टेस्ट लिया और आप लोगों ने दिया भी है अच्छे से। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं आज का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर। मैं बात करूं क्लास 12 की तो समझ सकते हैं 12th क्लास का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर, चैप्टर नंबर 5 विच इज कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। आपने सुना होगा बेटा, मैंने जब स्टार्ट किया था क्लास 12 तो आपको बताए थे कुछ यूनिट्स। यूनिट 1 में बोला था चैप्टर 1 एंड 2, यूनिट 2 बोला था चैप्टर 3 एंड 4 और यूनिट 3 बोला था मैंने कैलकुलस ब्रांच। कैलकुलस ब्रांच का मतलब है बेटा, मेरे पास अगर बात करूं क्लास 12 की तो चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 8 एंड 9, टोटल 5 चैप्टर्स जो हैं वो कैलकुलस ब्रांच कहलाती है। इट मींस देखा जाए तो आपका जो पूरा पेपर बनेगा उसमें 50% पेपर का वेटेज जो है वो कैलकुलस ब्रांच से रहने वाला है। तो इट मींस और उसका बेसिक जो है वो चैप्टर नंबर 5 है। तो आप समझ सकते हो कि 12th के लिए या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए चैप्टर नंबर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ से आया, क्यों हमें पढ़ा जाता है, उसके लिए हमने क्लास 11 पढ़ा था, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव में आपने बेटा देखा था कि लिमिट हम क्यों यूज करते हैं। तो लिमिट के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, अगर रिफ्रेश करूं कि लिमिट हम यूज करते थे बेटा किसके लिए, इनडिटरमिनेट फॉर्म के लिए। इनडिटरमिनेट फॉर्म का मतलब होता है अनडिफाइंड फॉर्म, जिसको मैं डिफाइन नहीं कर सकता हूं। तो इनडिटरमिनेट फॉर्म में हमने बहुत सारे फॉर्म पढ़े थे। आपके सिलेबस में एक ही था बेटा 0/0 फॉर्म। इज इट क्लियर? पर ये 0/0 हो, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट हो, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट हो, 1 की पावर इनफाइनाइट हो, एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे फॉर्म जो हैं जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ऑल आर कॉल्ड इनडिटरमिनेट फॉर्म, या फिर बोलो सिंपल सा तो अनडिफाइंड फॉर्म। तो हमने हमारे सिलेबस में क्या पढ़ा था, ओनली 0/0 फॉर्म। तो हमने देखा कि कोई भी अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म है, ठीक है, उसको सिंप्लीफाई करना पॉसिबल है, उन फंक्शंस की कोई वैल्यू आती है। तो यस, हमने देखा उस कॉन्सेप्ट को किससे, लिमिट से। लिमिट से हमने जाना है कि यस, जो अनडिफाइंड हो रहे थे उस पर्टिकुलर वैल्यू पे अब मुझे फाइंड करना पॉसिबल है। इसीलिए आपने देखा होगा बेटा, जब भी अपन लिमिट लिखते हैं तो लिमिट लिखते हो आप x टेंड्स टू a समथिंग, कभी भी आप इसको इक्वल टू नहीं लिखते हो। तो ऑलवेज क्या लिखा जाता है बेटा, टेंड्स टू। टेंड्स टू का मतलब क्या होता है, एग्जैक्टली उस पॉइंट पे ना होके उसके नेबरहुड पे। तो लास्ट ईयर तक की बात कर रहा हूँ, लिमिट हमने फाइंड किया था और लिमिट में हमने चेक किया था LHL इक्वल टू RHL। उसी के रिलेटेड नेक्स्ट चैप्टर आया जो हमारे क्लास 12th में है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो लिमिट का टॉपिक जहां हमने छोड़ा था उसी से कंटिन्यूशन में एक टॉपिक बना विच इज कंटिन्यूस फंक्शन। अभी कंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है समझते हैं। व्हाट इज अ कंटिन्यूस फंक्शन? तो पहले तो हमें समझ में आ गया कि लिमिट हम कहाँ यूज करते हैं बेटा, इनडिटरमिनेट फॉर्म पे। इनडिटरमिनेट फॉर्म बहुत सारे होते हैं, हमने एक ही पढ़ा था बस 0/0 फॉर्म। तो पहले समझते हैं व्हाट इज कंटिन्यूस फंक्शन। कौन से फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं? तो मीनिंग बहुत सिंपल सा बेटा, अ फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू a। कोई भी फंक्शन, अ फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू a if LHL is equal to RHL is equal to f of a। सिंपल सा मीनिंग है, कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस कब होगा, जब उसका लेफ्ट हैंड लिमिट, उसका राइट हैंड लिमिट और फंक्शन पे a उसी का कोई भी पॉइंट है डोमेन का, जिसपे मुझे चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं है। तो तीनों इक्वल होने कंपलसरी है। LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f ऑफ a आए तो मैं कहूंगा फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू a। बट अगर इनमें से कोई भी एक केस नॉट पॉसिबल हो, क्या क्या मतलब हुआ, मान लीजिए LHL RHL इक्वल ना आ रहा हो, LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। मान लीजिए LHL इक्वल टू तो RHL हो बट नॉट इक्वल टू f ऑफ a हो, राइट। तीसरा, मान लीजिए f ऑफ a इज नॉट डिफाइंड,
डिफाइंड ही नहीं हो। तो इन तीनों केस में या और भी कोई भी आपके पास केस हो जिसके लिए LHL, RHL और f ऑफ ए डिफाइंड ना हो, बस एक ही केस में बेटा LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f ऑफ ए आए, तभी मैं कहता हूं फंक्शन इज कंटिन्यूअस। इसके अलावा कोई भी हो, LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, LHL भी डिफाइंड ना हो, RHL भी डिफाइंड ना हो, LHL RHL इक्वल हो लेकिन f ऑफ ए के इक्वल ना हो, f ऑफ ए खुद डिफाइंड ना हो, तो इन सारे को हम क्या कहते हैं, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। तो ये सारे फंक्शन क्या कहलाते हैं, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a। इसका मतलब क्या हो गया बेटा, मैं सिंपल सा मीनिंग ये है, तो ये फंक्शन मेरे पास क्या कहलाएगा, डिसकंटिन्यूअस। समझ में आ गया होगा। तो बस एक ही केस के लिए मेरे पास कंटिन्यूअस होता है जब LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f ऑफ a आए, इसमें से कोई भी एक डिफाइंड नहीं होगा तो फंक्शन क्या कहलाएगा, डिसकंटिन्यूअस। उसमें से मैंने 2-3 केस लिखे हैं कि इनमें से कोई भी हो तो फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस। इसका मीनिंग क्या होता है, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, कैसे सॉल्व करते हैं, वो सीखते हैं अभी अपन। यहाँ तक नोट डाउन करिए एक बार। चलिए हो गया होगा। अब इसका मीनिंग समझते हैं, ये LHL RHL और ये क्या मतलब होता है, जो हमने लास्ट ईयर भी पढ़ा था कि लिमिट कोई भी फंक्शन की एग्जिस्ट करती है तो हम बोलते थे LHL इक्वल टू क्या होना चाहिए, RHL। उसका लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होना चाहिए था RHL के। तो मीनिंग समझिए बेटा, मेरे पास दिया होता लिमिट x एज टू a f(x), तो मुझे चेक करना है इसका कि फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। तो LHL का मतलब आप लोग लिखते थे बेटा x इज लेस देन a। ध्यान भी रखिए, बहुत सिंपल सा तरीका है। ये मान लीजिए एक नंबर लाइन, ये है इसका x इक्वल टू a, आप इसके लेफ्ट हैंड पे हो तो इसे कहा जाता है LHL, आप इसके राइट हैंड पे हो तो कहा जाता है RHL। अब देख सकते हो LHL पे अगर मैं हूँ तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, लेस देन है, इसलिए ऑलवेज लिखा जाता है LHL के लिए लेस देन है। इसको लिखने का वे क्या होता है बेटा, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, इस पे मुझे फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी होती है। मैंने मान लिया दिस इज इक्वल टू, मान लीजिए L आ रहा है, और RHL का मतलब हुआ बेटा, क्या लिखूंगा मैं, ग्रेटर देन है। ग्रेटर देन ए का मतलब क्यों हुआ, देख सकते हो, क्योंकि आप a यहाँ पे हो, RHL इससे आगे है, वो कहाँ पे, इसके राइट हैंड पे, तो x की वैल्यू में क्या लिख सकता था, ग्रेटर देन ए। और इसको लिखने का तरीका क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस फंक्शन। अब एक चीज ध्यान रखिए, a माइनस का मतलब माइनस a नहीं है बेटा, ओनली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इसका नोटेशन, कि आप कौन से लिमिट की बात कर रहे हो, लेफ्ट हैंड की। a प्लस का मतलब प्लस a नहीं है, a प्लस का मतलब है जस्ट एक नोटेशन कि आप किसकी बात कर रहे हो, इसके राइट हैंड लिमिट की। तो इफ LHL इक्वल टू RHL होता, ये आपने सीखा बेटा, LHL इज इक्वल टू RHL अगर मेरे पास आता था तो मैं कहता था लिमिट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू a। इज इट क्लियर? तो यहां तक हमने लास्ट ईयर पढ़ा था। इस बार मुझे क्या करना है, फंक्शन जो है इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a इफ LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f ऑफ a। एक काम और नया करना है, यहाँ तक का काम तो हमने लास्ट ईयर भी किया है कि LHL RHL के इक्वल बताते थे। अगर वो f ऑफ a के भी इक्वल आ जाए तो हम कहेंगे फंक्शन इज कंटिन्यूअस। इसका मतलब ये हुआ जैसे मैं f ऑफ a फाइंड करूं और उसकी भी वैल्यू क्या आ जाए, l। तो मीनिंग क्लियर हो गया, LHL भी l आ रहा है, RHL भी l आ रहा है, और f ऑफ a पे भी इसकी वैल्यू अगर मुझे l मिल जाती तो मैं क्या कहूंगा कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a। इज इट क्लियर? ये नोट डाउन करिए।
चलिए हो गया होगा। अब सिंपल सा मैं मीनिंग बोलूं कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग कंटिन्यूस फंक्शन का क्या होता है। तो हमने चेक करना सीखा कि LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f ऑफ a आए तो हम कहते हैं उसको कंटिन्यूस फंक्शन। इज इट क्लियर? अब इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग में बताऊं तो सिंपल सा मीनिंग है, मान लीजिए एक एग्जांपल y इक्वल टू fx इज इक्वल टू sin x दिया है। मुझे चेक करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं है। तो सिंपल सा मीनिंग समझिए, sin x का ग्राफ आपको पता है बेटा, तो ये कर्व जो है बेटा मैं इसको बिना हाथ उठाए बना सकता हूं, इधर भी और इधर भी। तो ये फंक्शन सिंपल सा मीनिंग समझे, कोई भी कर्व जिसको मैं बिना हाथ लिफ्ट किए उठाए बनाऊं, ऑल आर कंटिन्यूस फंक्शन। ये हुआ इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग। मैनुअली हमने देखा, प्रैक्टिकली हमने देखा कि कैसे चेक करेंगे, LHL फाइंड करेंगे, RHL फाइंड करेंगे, f ऑफ a देखेंगे। पर मुझे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया और ग्राफ की अच्छी नॉलेज है तो मैं डायरेक्ट बता सकता था कि साइन फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूस। तो समझ में आ गया होगा कि साइन फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूस क्यों है। देखते हैं कुछ और फंक्शन जिसका ग्राफ आपको पता हो, जैसे मैंने बात किया होता cos x की। तो देखिए बेटा cos x का भी ग्राफ आपको पता होगा, तो ऐसा चलता है। तो देखिए इसको भी मैं बना पा रहा हूं बिना हाथ उठाए, तो दिस इज ऑल्सो ए कंटिन्यूस फंक्शन। मैं बात करूं fx इज इक्वल टू tan x की, तो इसका ग्राफ अगर आपको पता है बेटा तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे चलता है। तो आप समझ गए हो ये कंटिन्यूस नहीं है, नॉट कंटिन्यूस। ये है यस एवरीवेयर कंटिन्यूस। तो मीनिंग क्लियर है बेटा, जो भी कर्व मैं लूं, मैंने सिंपल सा वे आपको बताया है कि कोई भी फंक्शन जिसको मैं बिना हाथ लिफ्ट किए बना सकूं, ऑल आर कंटिन्यूस। ये है आपका 0, 90 पे डिफाइंड नहीं होता है, ये है आपका 0। इसके लेफ्ट हैंड पे भी बेटा मैं कोई भी कर्व बना सकता हूँ कहीं भी बिना हाथ उठाए, और राइट हैंड पे भी बना सकता हूँ। तो ये cos कर्व एवरीवेयर कंटिन्यूस, बट tan इज नॉट कंटिन्यूस। मैंने बात की होती बेटा आपसे, fx लिया होता है मैंने mod x। यस mod x का भी ग्राफ अगर आपको पता है तो आप बता सकते थे क्या बनेगा, V शेप, जिसको भी मैं कैसे बना पा रहा हूँ बिना हाथ उठाए, क्योंकि ये क्या आ गई y इक्वल टू x, ये क्या आ जाएगा y इक्वल टू माइनस एक्स। तो कोई भी कर्व जिसको बिना हाथ लिफ्ट किए बना सकते हो, ऑल आर कंटिन्यूस। लेकिन मैंने बात किया होता सिग्नम फंक्शन, तो सिग्नम फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा आता था, अगर आपको ध्यान हो, जीरो पे 0, x ग्रेटर देन 0 पे 1 और x इज लेस देन 0 पे -1। तो ये ग्राफ था किसका, तो ये तो कंटिन्यूस होगा, ये नहीं होगा। तो क्लियर हो गया बेटा, सिंपल सा मीनिंग समझिए। ज्योमेट्रिकल मीनिंग में बोलूं कि कोई भी कर्व जिसको बिना हाथ लिफ्ट किए बना सकूं, ऑल आर कंटिन्यूस, और जहां पे मेरा हाथ उठ जाए वो उसका डिसकंटिन्यूटी पॉइंट। तो यहाँ पे देखा मैंने साइन कॉस इज एवरीवेयर कंटिन्यूस, बट tan x इज नॉट कंटिन्यूस। क्यों नॉट कंटिन्यूस वो भी समझ में आ रहा है, क्योंकि 90 पे फिर उसके बाद ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे कर्व मेरा ब्रेक हो रहा है। और क्यों हो रहा है उसका भी रीजन मुझे पता है। tan क्या होता है बेटा, साइन बाई कॉस। तो जब भी कॉस की वैल्यू 0 होगी तो फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा, तो वहां पे सब पे क्या बन जाएगा, डिसकंटिन्यूस। यहाँ पे देखा मॉडुलस फंक्शन, यस मॉडुलस फंक्शन का भी डोमेन मेरे पास क्या होता है, कोई भी रियल नंबर, ऑरेंज क्या होता है, पॉजिटिव रियल नंबर इंक्लूडिंग 0। तो इसको भी मैं बिना हाथ उठाए बना सकता हूँ, इसलिए ये भी क्या हो गया, कंटिन्यूस।
लेकिन बात करूं मैं सिग्नम फंक्शन की तो आपको पता होगा fx इज इक्वल टू चलता है mod x अपॉन x when x is not equal to 0 and 0 when x equal to 0। तो ये वाला जो कर्व है सिग्नम फंक्शन वो 0 पे ब्रेक हो रहा है, देख सकते हो क्यों? क्योंकि 0 से मुझे यहाँ जाना है तो हाथ को लिफ्ट करना ही पड़ेगा। तो 0 पे क्या हो गया बेटा, ये कर्व डिसकंटिन्यूअस। नोट करिए एक बार। चलिए हो गया होगा। समझिए इस पूरे टॉपिक में पहले तो बेटा कंटिन्यूटी टॉपिक पे डाल लीजिए स्टार, क्योंकि 4 मार्क्स में डेफिनेटली पूछा जाने वाला है आपसे 2021 में। तो एक इंपॉर्टेंट सम जो एवरी ईयर चैप्टर नंबर 5 से पूछा जाता है और वो टॉपिक होता है कंटिन्यूटी। अब कंटिन्यूटी टॉपिक में 3 तरीके के सम बनते हैं। पहला, prove that given function is continuous or discontinuous in its particular interval। दूसरा होता है check given function is continuous or not। और तीसरे तरीके का सम होता है find the value of unknown alpha beta gamma a b c k when given function is continuous। तो 3 तरीके के सम इस टॉपिक में बनते हैं। वो कैसे बनते हैं, क्या बनते हैं, वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। पर यहाँ तक आपको समझ में आ गया। मैं एक मेथड और समझा रहा हूं कि जहां पे आपको कोई भी सम लगे, कुछ नहीं आ रहा है, तो ये वाला मेथड फॉलो कर देना, डेफिनेटली सम सॉल्व हो जाएगा। तो कंटिन्यूटी फाइंड करने का ही दूसरा मेथड। देख लीजिए कंटिन्यूअस फंक्शन है मेरे पास। तो अभी आपने देखा कि मुझे क्या करना था बेटा, LHL, RHL और f ऑफ a इक्वल लाना पड़ेगा या आना चाहिए। तो मैं कहता हूँ फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो बिल्कुल सेम तरीका बेटा मेरे पास दिया होगा, एट x इक्वल टू a फंक्शन होगा y इक्वल टू fx। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ इसमें, सेम तरीका पहले लूंगा LHL। LHL का मतलब क्या हो गया, x इज लेस देन a। अब इसका क्या मतलब होगा बेटा, आप समझ सकते हो। ये वाला पॉइंट क्या आ गया, x इज इक्वल टू a। मैं इसकी इस जगह खड़ा हूँ LHL, मैं इसके इस साइड खड़ा हूँ RHL। अब हमेशा ध्यान रखिए बेटा, LHL का मतलब ऐसा नहीं कि बहुत दूर। LHL का मतलब है उसके नेबरहुड में। जैसे 1 है तो 1 से बहुत दूर नहीं, 0.999 समथिंग, बहुत स्मॉल डिस्टेंस होता है। ये दिखाने के लिए मैंने आपको इतना बताया, जबकि बहुत छोटा है। इसको मैंने मान लिया लेट दिस इज h, ये भी ले लिया h। तो h इज वेरी स्मॉल बट ग्रेटर देन 0। तो h है तो यहाँ पे बहुत स्मॉल, पर उसकी वैल्यू क्या होगी, ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो h इज वेरी स्मॉल बट ग्रेटर देन 0। अब इसका मतलब क्या हो गया बेटा, देखिए इधर। तो LHL अगर है मेरे पास, मैंने लिखा x इज लेस देन a, तो LHL में मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता था a माइनस एच। क्यों, इसको समझिए, सिंपल सा नंबर लाइन। मैं यहाँ पे हूँ a, मैं यहाँ पे अगर खड़ा हूँ तो ये डिस्टेंस कितना बोला मैंने, h इज वेरी स्मॉल बट ग्रेटर देन 0। तो डेफिनेटली इसको लिख सकता था a माइनस एच। तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी मेरे पास a माइनस एच। अब हमेशा ध्यान रखिएगा, जो भी आपके पास वेरिएबल होता है लिमिट उसी की होती है। तो वेरिएबल था मेरे पास x वेरी कर रहा है, फंक्शन किसका था, x का, तो लिमिट भी किसकी थी, x की। अब मेरे पास यहाँ पे फंक्शन आ गया है h के टर्म्स में, क्योंकि a तो कांस्टेंट है, h वेरिएबल है तो h वेरी कर सकता है, तो लिमिट भी किसकी होनी चाहिए, h की। तो x टेंड्स टू a रखा, तो सिंपल सा मीनिंग है, आप खुद समझ सकते हो, प्रैक्टिकली चीजों को समझो कि यहाँ पे x की जगह a रख दो। तो जैसे ही मैंने x की जगह यहाँ पे a रखा तो a माइनस h हो जाएगा। तो इसका मतलब h क्या हो गया, 0। तो क्लियर हो गया कि x जैसे जैसे a के नियर जाएगा तो h भी क्या हो जाएगा, टेंड्स टू 0। यहाँ पे मेरे पास अब फंक्शन क्या जाएगा, लिमिट s टेंड्स टू 0, और इसको क्या लिख दूंगा बेटा मैं, f ऑफ a माइनस h। तो क्लियर हो गया होगा आपको। तो यहाँ पे इसको फाइंड कर लेंगे, वैल्यू मिल जाएगी।
सिमिलरली मैं बात करूं RHL की, तो RHL का मतलब हो जाएगा बेटा x इज ग्रेटर देन है। इस बार सब्स्टिट्यूट कर सकता था मैं क्या, x इज इक्वल टू a प्लस एच, क्योंकि यहाँ पे आ गया मैं तो a प्लस एच। सेम कॉन्सेप्ट, x इज टेंस टू a तो s टेंस टू 0, तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी लिमिट s टेंस टू 0 और फंक्शन हो जाएगा क्या, a प्लस एच। तो ध्यान रखिए, एक और मैंने आपको मेथड बता दिया जो मैं किसी भी सम में अप्लाई कर सकता हूँ और उसे सॉल्व करना मुझे बहुत इजी हो जाएगा। तो LHL लिखूंगा तो पुट करना आज के बाद a माइनस एच, और लिमिट x टेंस टू a है तो h टेंस टू क्या बन जाएगा 0। RHL अगर मैं लिखूंगा तो इसका मतलब क्लियर हो गया कि x इक्वल टू क्या पुट करना, a प्लस एच, और लिमिट हो जाएगा x टेंस टू a तो h टेंस टू 0। तो यहाँ पे भी सेम तरीका, लेकिन सॉल्व करना है इजी और मुझे सोचना नहीं पड़ेगा कि सॉल्व कैसे करना है। तो LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f ऑफ a आ गया, तो मैं कहूंगा फंक्शन इज कंटिन्यूअस। इज इट क्लियर? नोट डाउन करिए। चलिए हो गया होगा, देखते हैं इस पे सम कैसे होते हैं, कैसे सॉल्व किया जाता है। तो पहले एक सम समझिए। अ फंक्शन f(x) is defined as mod x upon x when x is not equal to 0 and 0 when x equal to 0. Check given function is continuous or not at x equal to 0. मुझे चेक करना है कि जो गिवन फंक्शन है वो कंटिन्यूस है कि नहीं है। किस पॉइंट पे बेटा? 0 पे। हमेशा ध्यान रखिए, मान लीजिए मुझे गिवन नहीं हो कि कहाँ चेक करना है, तो जहां भी इक्वल टू का साइन हो, इक्वल टू के साइन में बेटा कोई भी आ सकता है, वो हो सकता है ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू। इन तीनों साइन में से कोई भी साइन हो उस पॉइंट पे चेक किया जाता है। तो यहाँ पे तो साफ था, इक्वल टू 0 दिया था, तो मुझे क्लियर हो गया इस फंक्शन को मुझे चेक करना है कंटिन्यूस है कि नहीं है, किस पॉइंट पे, एट x इक्वल टू 0। ये बना टाइप 1। तो हम चेक करते हैं, चलिए देखते हैं। तो बेसिक सम था, कोई इशू नहीं, तो लिया मैंने LHL। तो LHL कैसे लिखा जाता है बेटा? लेस देन 0। तो 11th वाला ही तरीका हो गया। तो जब तक मेरे पास डायरेक्ट कोई सम हो रहा है बेसिक मेथड से, तो मैं वही फॉलो करूंगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx, सामने भी आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस। अब यहाँ पे देख के मुझे साफ पता लग गया बेटा कि कौन सा फंक्शन चल रहा है, मॉड x अपॉन x। क्यों? क्योंकि लिखा है नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ग्रेटर देन 0 है तब भी ये लेना है, लेस देन 0 है तब भी ये लेना है। अब यहाँ पे क्या आ गया? मॉड x। मॉड x आती है बेटा, मुझे एक ही चीज समझ में आती है कि इसकी दो वैल्यू होगी, प्लस x एंड माइनस x। प्लस x कब? जब x की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। माइनस x कब? जब x की वैल्यू क्या हो, लेस देन 0। मॉडुलस फंक्शन के बारे में पता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या बन गया बेटा मेरे पास, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस मॉड x है तो क्या बन जाएगा, माइनस x अपॉन x। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, -1। तो LHL मेरे पास आ गया -1। चेक करते हैं RHL। तो RHL का मतलब क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन का 0 का क्या मतलब हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस इस पे फंक्शन की वैल्यू। इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस मॉड x अपॉन x का मतलब हो जाएगा, ये बन जाएगा प्लस x अपॉन x। तो ये वैल्यू हो जाएगी 1। एज अ क्लियर? तो समझ में आ गया होगा मुझे, इसकी वैल्यू हो जाएगी -1
और इसकी वैल्यू हो जाएगी +1। इज इट क्लियर? अब यहाँ पे एट x इक्वल टू 0 पे चल रहा है, ये अलग से दिया हुआ था मेरे पास, f0 इज इक्वल टू क्या चल रहा है 1, पर यहाँ पे देख सकते हो LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। तो सिंपल सा, मुझे तो कोई भी एक कंडीशन हो तो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। ये फंक्शन क्या आ गया, एट x इक्वल टू 0 पे क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस। और आपको थोड़ा भी समझ में आता है तो ये और कोई नहीं, अभी मैंने बताया था, ये कौन सा फंक्शन बन जाएगा, सिग्नम फंक्शन। तो सिग्नम फंक्शन का ग्राफ अभी मैंने आपको बताया था कि 0 पे ब्रेक होता है, तो इसका मतलब क्लियर हो गया, ये जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो ये बेसिक मेथड नोट करिए। चलिए हो गया होगा, देखते हैं एक और इम्पोर्टेंट सम। अब आया सेकंड टाइप। सेकंड टाइप बताया था बेटा मैंने, प्रूव दैट पे आता है। तो इस सम पे डाल लीजिए स्टार। पहले तो मुझे बोला गया है प्रूव दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन prove that greatest integer function is discontinuous at every integral value। क्या बताना है बेटा मुझे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होगा वो हर एक इंटीग्रल वैल्यू पे क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस। अब पहले तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, तो f(x) इज इक्वल टू चलता है फंक्शन बॉक्स x, इसकी डेफिनेशन क्या चलती है, लेस देन और इक्वल टू x। क्या होता है बेटा, लेस देन और इक्वल टू x कहलाता है, राइट। तो इसे कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसके बारे में अगर मैं थोड़ा सा आपको बताऊं तो समझ में आता होगा। मैंने पूछा था आपसे f1.3, इसका मतलब हुआ 1.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो आंसर आ जाएगा 1, क्योंकि डेफिनेशन क्या चल रहा है, लेस देन, तो 1.3 से छोटा इंटीजर। मैंने लिखा होता आपसे f-2.3, तो यह आ जाएगा -2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -3। मैंने पूछा होता f3, ये पहले से इंटीजर है तो आंसर आएगा 3। इसे कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ध्यान रखिएगा, f(x) इक्वल टू बॉक्स x इज कॉल्ड स्टेप फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सारे इसके नाम हैं। और इसकी डेफिनेशन चलती है लेस देन और इक्वल टू x। मतलब अगर मेरे पास x कोई भी वैल्यू दी हुई है तो हमेशा क्या आएगा, उससे छोटा इंटीजर या फिर इंटीजर। तो यहाँ पे 1.3 इंटीजर नहीं था, इसलिए 1.3 से छोटा इंटीजर क्या हो जाएगा 1, -2.3 से छोटा इंटीजर क्या हो जाएगा -3, और 3 इंटीजर है इसलिए क्या आएगा 3। ये नोट करिए। इस पे सम अपन देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं। तो मेरे पास क्या दिया हुआ बेटा, f(x) इज इक्वल टू बॉक्स x। मुझे चेक करना है एट एवरी इंटीग्रल वैल्यू गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। तो मैंने मान लिया एट x इक्वल टू c, और c क्या बिलोंग कर रहा है यहाँ पे, कोई भी इंटीग्रल वैल्यू। तो बता रखा बेटा मैंने आपको, LHL क्या लिखूंगा मैं, x इज लेस देन c। तो LHL क्या आ गया मेरे पास, लेस देन c, राइट, क्योंकि मैं किस पे चेक कर रहा हूँ, वो a पॉइंट मेरे पास क्या हो गया c। अब अभी बताया था मैंने, किसी भी सम पेट को जहाँ पे कुछ नहीं समझ में आया या कोई भी अच्छा सम हो तो यूज करो सेकंड डेफिनेशन। क्या बोलता है बेटा मेरा सेकंड डेफिनेशन, कि LHL अगर है तो पुट कर दो
c माइनस एच। और लिमिट मेरे पास क्या थी, x टेंस टू c, तो s टेंस टू क्या आ जाएगा 0, तो मेरे पास फंक्शन आ जाएगा लिमिट s टेंस टू 0 और वैल्यू हो जाएगी f ऑफ c माइनस एच। अब f ऑफ c माइनस एच का क्या मतलब हो जाएगा, ये बन जाएगा लिमिट s टेंस टू 0 और ये बन गया c माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब यहाँ से समझिएगा बेटा, c कोई भी इंटीग्रल वैल्यू है, तो आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल ले लिया मैंने, लेट c इज 3 और h इज 0.1, तो क्या आ जाएगा 3 माइनस 0.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालना है, तो 3 माइनस 0.1 क्या हो जाएगा 2.9, 2.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या आ जाएगा 2, या फिर इसको लिख सकता था मैं 3 माइनस 1। ये नेगेटिव होता बेटा तब भी ऐसे ही चलता, -3 ले लो और h इज इक्वल टू अगेन सेम ही ले लो 0.1, तो क्या आ जाता -3 माइनस 0.1, तो बनता -3.1 और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो जाता -4। तो देख सकते हो अभी भी क्या आया -3 माइनस 1, मतलब जो इंटीग्रल वैल्यू है उसमें से एक माइनस हो जाता है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि c माइनस एच था, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या बन जाएगा c माइनस 1। इज इट क्लियर? सेम कॉन्सेप्ट मैंने लिया RHL में। RHL में कैसे लिखते हैं बेटा, x इज ग्रेटर देन c, पुट क्या कर दूंगा मैं, एट x इक्वल टू c प्लस एच, x टेंस टू c है तो s टेंस टू क्या आ जाएगा 0, तो लिमिट हो जाएगा मेरे पास s टेंस टू 0 और फंक्शन आ जाएगा c प्लस एच। c प्लस एच लिया तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, लिमिट s टेंस टू 0, ये क्या बन जाएगा c प्लस एच का बॉक्स फंक्शन, राइट। अब c प्लस एच का बॉक्स फंक्शन है तो यहाँ से आप देख सकते हो कि c मैंने कोई भी ले लिया बेटा 3 ले लिया, h कोई भी मान लो 0.1 है, एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ये एग्जाम में नहीं बताना है, तो 3.1 3 प्लस 0.1 कितना हो जाएगा आपके पास 3.1, 3.1 का आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 3। ये जस्ट आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो c प्लस एच है तो आंसर ऑलवेज क्या हो जाएगा c। तो ध्यान रखिएगा कि मेरे पास अगर दो चीज ध्यान रखिएगा कि लिमिट s टेंस टू 0 है, c माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो आंसर आएगा c माइनस 1, और लिमिट s टेंस टू 0 है, c प्लस एच है तो आंसर आएगा c। कैसे आया वो समझ में आ गया होगा। तो इसकी वैल्यू आ गई मेरे पास c, और एट x इक्वल टू c तो चल ही रहा है, क्या आ जाएगा मेरे पास c का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, c इंटीग्रल था तो c आ जाएगा, तो क्या बन गया मेरे पास LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। तो लिख देंगे हम क्या बेटा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट एवरी इंटीग्रल वैल्यू। तो ये हर एक इंटीग्रल वैल्यू पे क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस। अब इसका ग्राफ अगर आपको पता है तो समझ में आ जाएगा कि मैंने अगर 0 से 1 के बिटवीन लिया होता तो 0 आता, 1 से 2 के बिटवीन लिया है तो 1 आएगा, -1 से 0 के बिटवीन लिया है तो -1 आएगा, -2 से लिया है तो -2 आएगा। ये कैसा बनता है आपके पास ग्राफ, एक स्टेप की तरह। और देख सकते हो हर एक इंटीग्रल वैल्यू पे क्या हो रहा है, ये डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट सम, और आपको दोनों चीज समझ में आ गई होगी। ग्राफिकल मैंने समझाया है कि ये स्टेप फंक्शन कहाँ पे ब्रेक हो रहा है, एवरी इंटीग्रल वैल्यू पे। तो ये हो गया इसका डिसकंटिन्यूअस। नेक्स्ट क्लास में कुछ और हम इसमें सम्स करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे और एक टाइप सीखेंगे कि कंटिन्यूअस फंक्शन में और कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, यहाँ तक नोट डाउन करिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। नोट करिए।